हेलो एवरीवन। इस वीडियो में हम चैप्टर 4 के आगे के टॉपिक्स करेंगे। इस वीडियो करने से पहले आप पहले के 2 पार्ट शूट कर लेना, उसमें हमने बहुत सारे टॉपिक कवर कर चुके हैं पहले ही। तो आगे के टॉपिक्स देख लेते हैं। सबसे पहले हमें करना है डायरेक्ट बेनिफिट ट्रांसफ़र, मतलब डीबीटी। सबको थोड़ा बहुत आइडिया होगा इसके बारे में कि गवर्नमेंट जब भी किसी स्कीम या प्रोजेक्ट के अंडर कुछ लोगों को, जैसे बीपीएल फैमिलीज़ या पुअर पीपल को, कोई फैसिलिटी प्रोवाइड करना चाहती है, सब्सिडी देना चाहती है, तो इंफॉर्मेशन टेक्नोलॉजी का यूज़ करती है ताकि जो बेनिफिट है वो डायरेक्टली बेनिफिशियरी तक ट्रांसफ़र हो सके। पहले क्या होता था, बेनिफिशियरी तक वो बेनिफिट पहुंच ही नहीं पाता था, बीच में ही खाया जाता था। जो मिडल मैन होते थे, जैसे मिनिस्ट्रीज या डिपार्टमेंट, वो वहीं पे वो खा लिया जाता था। करप्शन आपको पता ही कितना है। तो बेनिफिशियरी तक वो पहुंच ही नहीं पाता था। उस चीज़ को अवॉइड करने के लिए डायरेक्ट बेनिफिट ट्रांसफ़र को इंट्रोड्यूस किया गया। अब क्या होता है, सब कुछ ऑनलाइन हो गया है सिस्टम, तो उससे क्या हो रहा है, डायरेक्टली बेनिफिशियरी तक पहुंचाया जा रहा है बेनिफिट। अब जो डीबीटी है वो इन काइंड ट्रांसफ़र की फॉर्म में हो सकता है, कैश ट्रांसफ़र की फॉर्म में हो सकता है, ट्रांसफ़र एंड ऑनरेनियम्स की फॉर्म में किया जाता है। जैसे गवर्नमेंट एलपीजी सिलेंडर्स प्रोवाइड कर रही थी बीपीएल फैमिलीज़ को, वो एक टाइप का क्या है, इन काइंड ट्रांसफ़र। अब जो कैश ट्रांसफ़र होता है वो कैसे हो किया जाता है, डायरेक्टली बेनिफिशियरी के अकाउंट में ही किया जाता है। जैसे जनधन अकाउंट गवर्नमेंट ने इसी पर्पज़ के लिए खुलवाए थे कि सबके पास अपना बैंक अकाउंट होगा और बेनिफिशियरी के बैंक अकाउंट में ही पैसा जमा कर दिया जाएगा जब भी करना होगा। और या तो फिर स्टेट ट्रेजरी अकाउंट का यूज़ करती है गवर्नमेंट कैश ट्रांसफर्स करने के लिए। कुछ एजेंसीज को भी अपॉइंट कर देती है गवर्नमेंट इस काम को करने के लिए। अब ये एजेंसी जो होती है, उन्हें इलेक्ट्रॉनिक यूटिलाइजेशन सर्टिफिकेट जनरेट करना पड़ता है। इस सर्टिफिकेट में वो एजेंसी बताती है कि पैसा बेनिफिशियरी तक पहुंचा दिया गया है, जितना पहुंचाना चाहिए था उतना पहुंचाया गया है। तो ये सब कुछ आपको पता होना चाहिए। नेक्स्ट इज पीएफएमएस, पब्लिक फाइनेंशियल मैनेजमेंट सिस्टम। ये एक टाइप का ऑनलाइन प्लेटफॉर्म है जिसे रेगुलेट कौन करता है, सीजीए यानी कि मिनिस्ट्री ऑफ फाइनेंस। पीएफएमएस क्या है, सभी मिनिस्ट्रीज और डिपार्टमेंट्स को ये ऑनलाइन प्लेटफॉर्म यूज़ करना पड़ता है और अपनी सारी इन्फॉर्मेशन रिवील करनी होती है कि उनके अंडर कितने प्रोजेक्ट्स चल रहे हैं, क्या स्कीम्स वो ला रहे हैं और कितने उनके टारगेट्स अचीव हो चुके हैं, कितने अभी बाकी हैं, कितनी उनकी एसेट्स हैं, लायबिलिटीज़ हैं। ये सब कुछ डिपार्टमेंट्स को उस पर दिखाना पड़ता है, शो करना पड़ता है, ताकि जो आम जनता है, पब्लिक है, उन्हें पता लगता रहे कि गवर्नमेंट क्या काम कर रही है। तो गवर्नमेंट की वर्किंग में ट्रांसपेरेंसी और फेयरनेस लाने के लिए इसे इंट्रोड्यूस किया गया है पीएफएमएस। पीएफएमएस का यूज़ करके कैश ट्रांसफ़र यानी कि डीबीटी किया जाता है। नेक्स्ट इज प्रोफॉर्मा अकाउंट, बहुत इंपॉर्टेंट है। प्रोफॉर्मा अकाउंट्स गवर्नमेंट अकाउंट का पार्ट नहीं होते, ये आपको पता होना चाहिए। गवर्नमेंट अकाउंट से इन्हें अलग बनाया जाता है। एक टाइप के सब्सिडरी अकाउंट्स होते हैं और किन डिपार्टमेंट्स के लिए बनाया जाता है, जिन डिपार्टमेंट्स की वर्किंग कॉमर्शियल या क्वासी कॉमर्शियल होती है, उन डिपार्टमेंट्स के लिए ये अकाउंट बनाया जाता है। ऐसा क्यों, आपको पता है जो गवर्नमेंट का अकाउंट है उसमें सिर्फ हम कैश बेसिस वाली ट्रांजैक्शंस को इंक्लूड करते हैं। अब लेकिन अगर कॉमर्शियल नेचर की वर्किंग है किसी डिपार्टमेंट की, वहाँ तो एक्रूअल बेसिस पे भी काम चल रहा होगा, तो एक्रूअल बेसिस की ट्रांजैक्शंस को इंक्लूड करने के लिए एक अलग से अकाउंट बनाया जाता है जिसे बोलते हैं हम प्रोफॉर्मा अकाउंट। यानी कि एक सब्सिडरी अकाउंट है जिसमें दोनों कैश और एक्रूअल बेस्ड ट्रांजैक्शंस को इंक्लूड किया जाता है। किन के लिए बनाया जाता है, कॉमर्शियल डिपार्टमेंट्स के लिए। इसमें प्रॉपर प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट, मैन्युफैक्चरिंग अकाउंट सब कुछ बनाया जाता है। अब किस फॉर्म में प्रोफॉर्मा अकाउंट बनाया जाएगा वो कौन बताता है, कंसर्न्ड गवर्नमेंट ऑन द एडवाइस ऑफ कैग। तो आपको ये सब कुछ याद रखना है, बहुत इंपॉर्टेंट है कि प्रोफॉर्मा अकाउंट गवर्नमेंट अकाउंट का पार्ट नहीं होते, एक टाइप के सब्सिडरी अकाउंट्स होते हैं। कॉमर्शियल या क्वासी कॉमर्शियल डिपार्टमेंट्स के लिए इन्हें बनाया जाता है और किस फॉर्म में बनाए जाएंगे ये कौन बताता है, कंसर्न्ड गवर्नमेंट ऑन द एडवाइस ऑफ कैग। इंपॉर्टेंट पॉइंट है ये। अब एक नॉन कमर्शियल डिपार्टमेंट ऐसा है जिसके लिए प्रोफॉर्मा अकाउंट बनाया जाता है, कौन सा है वो डिपार्टमेंट, फेमाइन रिलीफ फंड का। तो आपको ये पता होना चाहिए, इंपॉर्टेंट है। सिर्फ एक ही है ये नॉन कमर्शियल डिपार्टमेंट जिसकी ट्रांजेक्शन्स के लिए हम प्रोफॉर्मा अकाउंट बनाते हैं, फेमाइन रिलीफ फंड की ट्रांजेक्शन्स के लिए, ठीक है। अब जो पब्लिक वर्क से रिलेटेड
प्रोफॉर्मा अकाउंट होता है, गवर्नमेंट रेजिडेंशियल बिल्डिंग्स का प्रोफॉर्मा अकाउंट होता है, वो कौन बनाते हैं? सिविल अकाउंट ऑफिसर्स। ये भी आपको पता होना चाहिए। नेक्स्ट इज टेक्निकल अकाउंट, ज़्यादा इम्पोर्टेंट नहीं है, बस आपको ये पता होना चाहिए कि डबल एंट्री सिस्टम बेस्ड होता है। जनरल लेजर, ट्रायल बैलेंस शीट, ये सब कुछ इसमें बनाया जाता है। थोड़ा सा आइडिया होना चाहिए आपको बस इसके बारे में। नेक्स्ट इज पर्सनल डिपॉजिट अकाउंट, ये इंपॉर्टेंट है। पर्सनल डिपॉजिट अकाउंट एक पर्सनल अकाउंट की तरह ही होता है, किसी डिपार्टमेंट या मिनिस्ट्री के डेजिग्नेटेड ऑफिसर के फेवर में खोला जाता है, जिससे ये ऑफिसर पैसा जमा भी कर सकता है और निकाल भी सकता है। लेकिन इस ऑफिसर को ये ध्यान रखना होता है कि इस अकाउंट का बैलेंस कभी भी माइनस बैलेंस नहीं होना चाहिए, यानी कि जब भी ऑफिसर इसमें से पैसा निकालेगा तो उसे ध्यान रखना है कि बैलेंस माइनस में ना जाए। तो यानी कि आपको याद रखना है, पर्सनल डिपॉजिट अकाउंट किसी डेजिग्नेटेड ऑफिसर के फेवर में खुलता है और इसका बैलेंस कभी भी माइनस बैलेंस नहीं हो सकता। खोलता कौन है इसे? ये किसी मिनिस्ट्री या डिपार्टमेंट के जनरल या स्पेशल ऑर्डर से खुलता है इन कंसल्टेशन विद सीजीए, ये भी आपको पता होना चाहिए, इंपॉर्टेंट है। और गवर्नमेंट अकाउंट का ये पार्ट होता है, पब्लिक अकाउंट के अंदर बनता है। प्रोफॉर्मा अकाउंट्स गवर्नमेंट अकाउंट का पार्ट नहीं था, लेकिन पर्सनल डिपॉजिट अकाउंट गवर्नमेंट अकाउंट का ही पार्ट होता है, पब्लिक अकाउंट के अंदर आता है ये पर्सनल डिपॉजिट अकाउंट। और किन केसेस में खुलता है पर्सनल डिपॉजिट अकाउंट? वार्ड एंड अटैच्ड एस्टेट्स डिपार्टमेंट के, जो हमारे सिविल या क्रिमिनल कोर्ट्स हैं उनमें भी खुल जाता है ये। डिफेंस डिपार्टमेंट्स में भी खुलता है, या किसी डिपार्टमेंट के लॉ कहते हैं तो उनमें भी। कई बार ऐसा होता है कि कुछ डिपार्टमेंट्स को अलाउड नहीं होता कि कंसोलिडेटेड फंड से एक्सपेंडिचर कर सके, तो वो भी खोल लेते हैं। तो ये सब चीज़ें आपको पता होनी चाहिए। नेक्स्ट इज क्लासिफिकेशन बिटवीन कैपिटल एंड रेवेन्यू एक्सपेंडिचर। जब हमने बजट पढ़ा था तो हमने देखा था कि एक्सपेंडिचर को क्लासिफाई किया जाता है एज रेवेन्यू एक्सपेंडिचर, कैपिटल एक्सपेंडिचर, चार्ज एक्सपेंडिचर, वॉटेड एक्सपेंडिचर। तो जब गवर्नमेंट का अकाउंट बनता है तब भी हम ये क्लासिफिकेशन करते हैं, यानी कि सभी एक्सपेंडिचर को अलग अलग क्लासिफाई किया जाता है। जो कैपिटल एक्सपेंडिचर है उसे कैपिटल अकाउंट में करा जाएगा, रेवेन्यू को रेवेन्यू एक्सपेंडिचर में दिखाया जाएगा, चार्ज को चार्ज में, वोटेड को वोटेड में, मतलब सबको अलग अलग स्पेसिफाई किया जाता है। तो जो क्लासिफिकेशन है वो कौन प्रेस्क्राइब करता है? प्रेसिडेंट ऑन द एडवाइस ऑफ कैग, ये आपको पता होना चाहिए। अब देख लेते हैं कैपिटल एक्सपेंडिचर कौन कौन से होते हैं। कैपिटल एक्सपेंडिचर कौन सा होगा? जब भी कोई एसेट बन रहा है नया, ठीक है, वो कैपिटल एक्सपेंडिचर है। कोई नई कंस्ट्रक्शन हो रही है पहली बार, वो भी एक कैपिटल एक्सपेंडिचर है। अब कोई प्रोजेक्ट अभी बना है, यानी कि कोई बिल्डिंग बनी, जैसे कोई भी प्रोजेक्ट बन चुका है लेकिन अभी खुला नहीं, अभी उस पर सर्विस शुरू नहीं हुई और उस पर अभी मेंटेनेंस हो रही है, तो जो मेंटेनेंस के चार्ज होगा वो कैपिटल एक्सपेंडिचर में ही काउंट होगा। अगर कोई हमारा एसेट है उसकी यूजफुल लाइफ को इंक्रीज करने के लिए कोई एडिशन या इम्प्रूवमेंट कर रहे हैं तो वो भी क्या है? कैपिटल एक्सपेंडिचर ही है। रेवेन्यू एक्सपेंडिचर में देख लेते हैं, हमारे ऑफिस की जो वर्किंग एक्सपेंसेस हैं, किसी प्रोजेक्ट की वर्किंग एक्सपेंसेस हैं, वो रेवेन्यू एक्सपेंडिचर हो गया। अब हमने अभी देखा था कि जब प्रोजेक्ट जब तक खुलता नहीं तब तक जो मेंटेनेंस चार्जेस हैं वो कैपिटल एक्सपेंडिचर में आएंगे, लेकिन जब प्रोजेक्ट खुल चुका है, उस पर काम मतलब सर्विस चल रही है, तब मेंटेनेंस चार्जेस लग रहे हैं तो वो किस में आएंगे? रेवेन्यू एक्सपेंडिचर में। प्रॉपर्टी का डेप्रिसिएशन हो रहा है तो वो भी एक टाइप का रेवेन्यू एक्सपेंडिचर है। तो आपको सब पता होना चाहिए कौन सा एक्सपेंडिचर किस टाइप का है। अब कई बार क्या होता है, हम टेम्परेरी एसेट पे एक्सपेंडिचर करते हैं, या फिर जो गवर्नमेंट है, लोकल बॉडीज़ या लोकल इंस्टीट्यूशंस को ग्रांट इन एड प्रोवाइड करती है, तो उसकी क्लासिफिकेशन किस में करें? कैपिटल एक्सपेंडिचर में या रेवेन्यू एक्सपेंडिचर में? वो कौन बताएगा? प्रेसिडेंट ऑन द एडवाइस ऑफ कैग। अगर प्रेसिडेंट कहेगा कि इन दोनों एक्सपेंडिचर्स को कैपिटल एक्सपेंडिचर कंसिडर करना है तो इन्हें कैपिटल एक्सपेंडिचर कंसिडर किया जाता है, वरना तो ये है तो रेवेन्यू एक्सपेंडिचर, लेकिन अगर प्रेसिडेंट बोल दे कि कैपिटल एक्सपेंडिचर में डालना है तो कैपिटल एक्सपेंडिचर में ही डालेंगे। नेक्स्ट, आपको पता है अगर हमें कोई कैपिटल एक्सपेंडिचर करना है तो वो हम किससे करेंगे? कैपिटल रिसीट से करेंगे, लेकिन गवर्नमेंट कई बार रेवेन्यू रिसीट से भी कैपिटल एक्सपेंडिचर कर सकती है
अगर गवर्नमेंट को लगता है कि उसके पास रेवेन्यू के रिसोर्सेज ज़्यादा हैं। अब भी कोई कैपिटल एक्सपेंडिचर का काम चल रहा है, मतलब कैपिटल एक्सपेंडिचर हो रहा है, होते होते ही क्या हुआ, कोई रिसीट आई, तो उस रिसीट को हम कैपिटल रिसीट नहीं कंसीडर करेंगे बल्कि एज रिडक्शन ऑफ कैपिटल एक्सपेंडिचर माना जाएगा उसे। जैसे कि अगर कोई बिल्डिंग थी वो बन रही है, उसके लिए हमने मटेरियल खरीदा 2 लाख का। अब 2 लाख का मटेरियल खरीद लिया, यानी कि वो एक कैपिटल एक्सपेंडिचर हो गया 2 लाख का, और लेकिन लगा कितना, 1.5 लाख का माल लगा, तो यानी कि 50,000 से हमें वापस 50,000 रुपये आ गए, तो हम उसे कैपिटल रिसीट नहीं कंसीडर करेंगे बल्कि एज रिडक्शन ऑफ कैपिटल एक्सपेंडिचर कंसीडर करेंगे। ठीक है, ये चीज़ कहना चाहता है ये पॉइंट। अगर कोई डैमेज हो रहा है एक्स्ट्रा ऑर्डिनरी कैलेमिटीज़ की वजह से, एक्स्ट्रा ऑर्डिनरी कैलेमिटीज़ जैसे फायर, फ्लड, अर्थक्वेक वगैरह की वजह से कोई डैमेज हुआ, उस डैमेज का रिपेयर करना है, तो उस पर जो एक्सपेंडिचर हो रहा है वो किस में क्लासीफाई होगा, वो कैपिटल में भी क्लासीफाई कर सकते हैं हम, या रेवेन्यू में, या दोनों में, जैसा गवर्नमेंट को ठीक लगे। गवर्नमेंट डिसाइड करेगी कि इसको कैपिटल एक्सपेंडिचर कंसीडर करना है, रेवेन्यू करना है, या दोनों में इक्वली बांटना है, तो वो गवर्नमेंट का डिसीजन होता है। कई बार क्या होता है, कुछ वर्क्स होते हैं जिनमें रिन्यूअल या रिप्लेसमेंट हो रही है, और दोनों टाइप का वो काम है कि कैपिटल नेचर का भी है, रेवेन्यू नेचर का भी, तो एक्सपेंडिचर किसको चार्ज होगा, दोनों को, कैपिटल और रेवेन्यू अकाउंट में दोनों में ही चार्ज होगा वो। नेक्स्ट चीज, कई बार क्या होता है, एसेट्स की रिन्यूअल के लिए गवर्नमेंट डेप्रिसिएशन फंड या रिन्यूअल रिजर्व फंड बना लेती है। जब ऐसा करती है गवर्नमेंट, तो जब एक्सपेंडिचर होता है किसी एसेट की रिन्यूअल पे या रिप्लेसमेंट पे, तो वो दोनों पे चार्ज किया जाता है, कैपिटल अकाउंट पे भी और इस फंड पे भी। तो आपको ये सब चीज़ें पता होनी चाहिए कौन सा एक्सपेंडिचर किसको चार्ज होगा, ये इंपॉर्टेंट है सारे पॉइंट्स। कई बार क्या होता है, पब्लिक सेक्टर अंडरटेकिंग्स की कैपिटल वैल्यू को इंक्रीज करने के लिए या उनको स्ट्रेंथन करने के लिए गवर्नमेंट उनको फाइनेंशियल हेल्प प्रोवाइड करती है। तो जो फाइनेंशियल हेल्प प्रोवाइड करती है किस फॉर्म में प्रोवाइड कर सकती है, अगर उस पीएसयू का आउटस्टैंडिंग लोन था कोई, उसको कन्वर्ट कर देगी इक्विटी में, या फिर ग्रांट इन एड प्रोवाइड कर देती है। आपको ये दोनों चीज़ें पता होनी चाहिए कि अगर गवर्नमेंट को फाइनेंशियल हेल्प प्रोवाइड करनी है किसी पीएसयू को, तो किस फॉर्म में करवा सकती है, या तो ग्रांट इन एड प्रोवाइड कर दे या फिर उसके आउटस्टैंडिंग लोन को इक्विटी में कन्वर्ट कर दे। अब गवर्नमेंट अगर ये करती है तो उसे पहले पार्लियामेंट का अप्रूवल लेना पड़ता है, पार्लियामेंट का अप्रूवल लेना ज़रूरी है ये करने के लिए। ठीक है, तो इस वीडियो में इतना ही, इसको अच्छे से रिवाइज कर लेना, चैप्टर इम्पोर्टेंट है। थैंक यू।